नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा एक बार फिर मुद्दा है दिशा सालियन का। जी हाँ, दिशा सालियन का मामला जो है अधिवेशन में नीतेश राणे ने जोर शोर से उठाया और इसकी जांच वो एसआईटी को दी गई। नीतेश राणे ने तो इसको नार्को टेस्ट की भी मांग कर डाली। आखिर में इसके पीछे मकसद क्या है, इसी पर विस्तार चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, नीतेश राणे ने जिस तरह से इस मैटर को उठाया जोर शोर से अधिवेशन में, आपको क्या लगता है इससे मातोश्री तो पूरा हिल गई होगी? बिल्कुल सर। कैसे है ना कि ये एकनाथ जी ने जो बगावत की वो अभी की है, मगर बहुत पहले से नारायण राणे साहब और नीलेश और नीतेश ये तीन क्रूसेडर्स योद्धा ऐसे थे कि जो मातोश्री के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे और बहुत ज़ोर शोर से जारी रखे थे। और हर बार उन्होंने उसमें प्रूफ भी देने की ये की कोशिश की, प्रूफ दिए भी और हमेशा वो डटे रहे उनके मुद्दे पर कि भाई इसमें बहुत खरी लोचा है, गोचे है और ठाकरे फैमिली जो है उसमें बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जिसके बारे में इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी होनी ज़रूरी है। और ऐसा है कि नीतेश राणे के बारे में और एक बात मैं बताऊं कि मेरी अभी आपको मालूम है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होती है, तो उनमें से एक बड़े नेता ने मुझे एक बार बोला, अभी उनका नाम थोड़ा ले नहीं रहा हूँ खाली इसलिए कि भाई बाकी जो बीजेपी के नेता हैं या कार्यकर्ता है वो ये नहीं बोले कि भाई आप इनको कोई स्पेशल पोजीशन दे रहे, तो ठीक है। नीतेश राणे, तुम्हारा मोहित कंबोज और तुम्हारा प्रसाद लाड़, ये तीन नेता बीजेपी के महाराष्ट्र के जो शीर्षस्थ नेता हैं उन्होंने चुना है उनको हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए। एक तीनों के तीनों जुझारू हैं, तीनों वेल स्टडीड है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी तीनों में है। तीनों ही जब कोई बात पेश करते हैं तो क्या है ना, किरीट सोमैया का पेश करना जो होता है वो हिंदुत्व की धारा के साथ नहीं जुड़ता है, वो भ्रष्टाचार की धारा के साथ जुड़ता है ज़्यादा करके। मगर ये तीनों जो हैं उनका एक सूत्र है, वो है हिंदुत्व का सूत्र। और बीजेपी ने अभी हिंदुत्व का ये नारा लगाया है, तो ये तीनों का लोग पूरा आक्रामक हो जाते हैं, पूरा आक्रामक है और पूरा स्टडी करके ये करते हैं। मैं आपको एक किस्सा नीतेश के बारे में, मेरे मन में दोस्ती भी है, प्यार भी है, एक आकर्षण भी है उसके बारे में। और मुझे लगता है कि अभी जो नेक्स्ट जनरेशन बीजेपी में बड़ी हो रही है, बड़ी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से खाली एज से नहीं, एक अपना रुतबा जो है, करिश्मा जो है, कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उससे भी बड़ी हो रही है। उनमें से जो 4-5 अभी नेता उभरते हुए दिख रहे हैं, तो उनमें से एक नीतेश है। और बीच में मेरी उनकी करीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई थी, तो मुझे बहुत आनंद और आश्चर्य लगा कि पूरा 1 घंटा वो मेरे साथ हिंदुत्व के बारे में बात करते रहे। उन्होंने जो स्टडी किया है हिंदुत्व का उसके बारे में वो बोलते रहे। फिर देश में हिंदुत्व की जो आंदोलन है वो कहाँ से कहाँ तक आया उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया। जबकि मेरा भी स्टडी है तो मुझे भी समझ रहा था कि इन्होंने वो ज़बरदस्त उसका अभ्यास किया है। फिर हिंदुत्व के जो विरोधक हैं दिल्ली से लेकर गली तक, वो किस प्रकार की युक्तिवाद करते हैं और उनका प्रतिवाद किस तरह से किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी उनकी तैयारी देखकर मैं हैरान हो गया। मतलब पूरे वेल स्टडीड ऐसे लगे। और मैंने उनको बोला कि आपको मुझसे अगर कुछ चाहिए तो बोलिए, मैं आपकी मदद बिल्कुल करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत आप पसंद है। और एक उभरता हुआ नेता जब उभरता है तब उसके साथ होना एक बड़ा आनंद रहता है। और आपके साथ बात करता हूँ तो आई एट द एज ऑफ 73 गेट रिचार्ज्ड। मुझे चार्ज कर रहे हो आप। ये हिंदुत्व का जो विषय है आपने जिस तरह से मेरे सामने रखा, आपका स्टडी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है और आक्रामकता,
और वैसे तो वो फाइटर है ही। जी। कोकण में तो उन्होंने नाक में दम लाया है शिवसेना वालों के, और जेल की परवाह नहीं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, कौन क्या कुछ भी हो सकता है। जी। तो उन्होंने क्या बोला होगा, वो बोले कि अनिल जी मुझे आपसे बाकी कुछ नहीं चाहिए, हिंदुत्व के बारे में आप बोले कि आपके पास 25,000 किताबें हैं आपके लाइब्रेरी में, उसमें आपको जो लगेंगे कि भाई ये हिंदुत्व के बारे में, हिंदुइज़्म के बारे में मराठी और इंग्लिश किताबें आपको लगेगी कि मुझे पढ़ना चाहिए, वो किताबें मुझे भेज दो और मैं बिल्कुल वो पढ़ूँगा और आपसे चर्चा करूँगा। सर बिलीव करो, मैंने कुछ उनको 25-30 किताबें भेजी। और सर उनका मेरे को खाली मैसेज नहीं आया, एक व्हाट्सएप आया, उसमें उन्होंने उसके कवर के ये निकाले थे और मुझे भेजा था कि इसमें ये एंगल मुझे मिलेगा ऐसा लगता है, इसमें ये एंगल मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। आपने बहुत मुझे बड़ा एक खजीना भेजा है जो हिंदुत्व के बारे में मुझे तैयारी करने के लिए काम आएगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो ऐसा उन्होंने एक भेजा। तो मेरे ध्यान में आया कि सर मैं किताबें तो हमेशा देता रहता हूँ लोगों को, मगर वो किताबों में एक कम से कम उसकी अनुक्रमणिका पढ़ के उन्होंने तय कर लिया कि इसमें मुझे प्रायोरिटी से कौन सा पढ़ना है जी। दूसरा एक उन्होंने मुझे बोला कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की पूरा इतिहास जिन किताबों में है वो भी मुझे भेजो। फिर हिंदुत्व के जो बड़े नेता और संगठन और आंदोलन हुए उसके बारे में आपके पास कुछ है तो वो भी मुझे भेजो। बाद में मैंने भेज दिया उनको। तो मेरे को ऐसा दिख रहा था कि खाली बोलने वाले नहीं है, वो करने वाले भी हैं। जुझारू नेता है। कोकण में मैं देख रहा हूँ उनका जो स्टाइल है, कुछ लोगों को पसंद आता है नहीं आता है, मगर जिस आक्रामकता का साथ नीतीश बोलते हैं वो उनके पिताजी को भी मैं बहुत करीब से जानता था। तो वो जो एक तेज है नारायण राणे साहब का, वो पूरा तेजस्वी और मनस्वी भी जी, वो वैसा मनस्वी भी है। तो वो दोनों नीतीश जी के पास एकदम कूट के भरे हैं और संघर्ष के लिए सदा सिद्ध रहते हैं, वो पॉलिटिकल हो या हिंदुत्व के लिए हो। सर अभी हाल ही में पिछले मैं बोलूँगा कि 6-7 महीने में हिंदुत्व के बारे में जितने भी मुद्दे उठाए गए 90% मुद्दे नीतीश राणे ने उठाए 90%। और उसके लिए कुछ न कुछ खाली यहाँ स्टेटमेंट देके नहीं, कुछ न कुछ एक्टिविटी भी उन्होंने उसके बारे में दिखाई। और अभी ये ऐसी बातें बोलना ऑफ द रिकॉर्ड होती है, मगर कभी कभी मोह होता है मुझे। मगर एक बार बीच में फडणवीस से मेरी बात हो रही थी तो मैंने बोला कि आपकी जो पीढ़ी है वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही संस्कारित हुई है जी। मगर अभी नए लड़के बहुत आ गए, उनके पिताजी आगे पार्टी में, उनके साथ लड़के भी आ गए, उनके ऊपर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार नहीं है, वो अलग ही पार्श्वभूमि से आपकी पार्टी में आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कार नहीं है तो उनके हिंदुत्व में कुछ कमी रह जाएगी? तो फडणवीस साहब ने तुरंत मुझे बोला ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों सोचते हो, हिंदुत्व ये सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही संस्कार मिलता है ऐसा नहीं है, वो अंदर से आता है, वो आवाज़ जो है वो अंदर से आती है। और वो बोले कि उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हारे मित्र नीतीश का, क्योंकि मैंने बोला जिक्र किया था, बोले नीतीश का ही देखो, आज हिंदुत्व के बारे में जो भी मुद्दा आता है उसके बारे में उसका स्टडी है, उसके बारे में उसका मत है और वो आक्रामकता से उसके बारे में बोलता है। मोहित बोलता है, उन्होंने अतुल भातखळकर का भी नाम लिया, अतुल भातखळकर भी बोलता है और राणा बोलते हैं, वो तो हमारे पार्टी में भी नहीं है और वो भी बोलते हैं। तो बोले ऐसा नहीं है, हिंदुत्व एक ऐसी कंसेप्ट है, वो हिंदुत्व तुम्हारा एक अंतर्यामी एक ज्योत होती है। तो वो उनके इसमें मैं देखता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि ठाकरे फैमिली जो है जी, उनको हिलाने का काम किसी और में उतनी हिम्मत नहीं थी जितनी हिम्मत नीलेश और नारायण राणे साहब ने दिखाई। उन्होंने तो उद्धव का नाम भी कोई लेता नहीं था, बाला साहब का नाम लेना तो और भी मुश्किल था। और इन लोगों ने बाला साहब के बारे में कभी कुछ बोला नहीं, नारायण राणे साहब ने भी नहीं बोला। वो बोले वो हमारे पिता थे और पिता का जो एक रिस्पेक्ट है वो हम रखते हैं, मगर ये उद्धव जो है वो सब कालाकांडी करता है,
सब ब्लैक मैजिक जो है पार्टी में, जो सब बगावत के ये तेवर हैं, वो उसकी वजह से हैं। और उसके लिए भी पर्सनल बोलते थे। नीतीश ने तो आदित्य के लिए वस्त्रहरण नहीं किया। ये जो अभी दिशा सालियन का मुद्दा कल उभर के ऊपर आया है और सुशांत सिंह का है, सर महाराष्ट्र में अगर आप सच में सोचेंगे ना तो नीतीश राणे ने ही ये मुद्दा जिंदा रखा आज तक। और उस समय भी, और ये सब सीबीआई या ये वो सब मैं क्रेडिट दूंगा राणे फैमिली को, क्योंकि राणे साहब ने भी उसके बारे में बहुत ज़ोर शोर से बोला। और वो तो एक्यूज करते रहे कि उसके आत्महत्या हत्या है। नारायण राणे ने आज भी कहा कि हत्या ही है, ये हत्या ही है। और उस समय कैसे था, दिल्ली में इनकी सरकार थी मगर महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार थी, तो उसका ठीक तरह से ये नहीं हुआ इंक्वायरी। अभी ऐसा है कि नीतीश राणे ने उद्धव की फैमिली को पूरा इस तरह से हिलाया है कि टारगेट कर दिया पूरा। कल अगर आदित्य को जेल जाना पड़ेगा तो उसका 50% श्रेय गवर्नमेंट मशीनरी, तुम्हारी जो इंक्वायरी कमिटीज़ है उसको जाएगा, और 50% नीतीश को जाएगा। तो नीतीश धड़ल्ले से ये कर रहा है, और उद्धव की फैमिली जो है वो उध्वस्त करने का काम राणे फैमिली कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ तक कामयाब होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा मालूम है? फडणवीस साहब उनको कितना साथ देते हैं और मोदी शाह कितना देते हैं, मगर वो देंगे ऐसा मेरा ये है। नीतीश राणे का आपको अभिनंदन करना चाहिए, और वो जुझारू नेता है, वो लड़ रहा है, उसके लड़ाई में उसको बल मिले और सफलता मिले। आपको क्या लगता है कि इसमें, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई कितनी सामने आएगी? सर क्या खाली राजनीति ही पीस के रहेगी? नहीं सर, कैसे है ना, नीतीश, नीलेश और राणे साहब, इनका एक वैशिष्ट्य याद रखो, मैंने पहले भी इसके इन्होंने जो प्रकरण निकाले वो कभी बेबुनियाद नहीं निकाले। कुछ न कुछ उसमें तथ्य रहता है, मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि सरकार अगर अगेंस्ट है तो वो तथ्य को स्वीकार नहीं करती। अभी की सरकार उनकी है करके वो तथ्य को स्वीकार करे, मगर तथ्य अपनी जगह है। तथ्य मतलब सत्य, और सत्य मेरे को लगता है कि राणे साहब जो बता रहे हैं वही सत्य है। क्या बात है जी, धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि दिशा सालियन की जो मामला जो है अधिवेशन में उठा कर इसको एसआईटी दी गई है, इसमें किस तरह सच्चाई बाहर आएगी और कौन कौन इसमें माल है। और नीतीश राणे को खास चर्चा कर रहे थे सत्य साहब ने कि जो उन्होंने जिस तरह से मैटर को उठाया है, जिस मामले को उठाया है, ये मामला जो है काफ़ी गंभीर आगे चल के चलेगा। तो आपका भी इसमें क्या राय है? आपका क्या इस मामले को किस तरह मानते हैं? आप भी अपनी कमेंट बॉक्स अपनी राय लिखिए, और अगले वीडियो तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।